शुरू करते हैं हम लोग सीखना आयुर्वेदा को देसी भाषा में। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले प्रकृति, प्रकृति होता क्या है। जैसे कि आप देखे होंगे कि कोई इंसान जो है थोड़ा सा खाता है मोटा बन जाता है, लेकिन कोई इंसान बहुत खा रहा है फिर पतला हो जा रहा है, या फिर कोई इंसान कैसा देखे होंगे कि बात बात पर गुस्सा हो जा रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। कोई बहुत ज्यादा गुस्सेल क्यों है, कोई ऐसा क्यों है कि लेट गो बहुत आसानी से कर ले रहा है, या फिर कोई ऐसा क्यों है कि जो खा रहा है थोड़ा सा मोटा हो जा रहा है, फिर ऐसा क्यों है भाई साहब कि खा खूब रहा है मोटा ही नहीं हो रहा है। तो सब प्रॉब्लम ऐसा हो क्यों रहा है, इसका हमें बहुत अच्छे से आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ हम डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। क्या डिस्क्लेमर देना चाहते हैं साहब कि ये वीडियो किसके लिए है। तो वीडियो एक तरह का रिकैप वीडियो है, या बोलो तो समरी वीडियो है, या एक लाइन में बोलो तो रिवीजन वीडियो है। अगर आपका एग्जाम पास में हो तो इस वीडियो से आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा उनके लिए भाई साहब कि जो किताब पलटे लाइफ में पहली बार और देखे कि भाई साहब प्रकृति क्या है, भाई साहब खाली संस्कृत लिखा हुआ है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये आपके लिए स्पेशल वीडियो है। कैसे भाई साहब कि अगर इस वीडियो को बहुत अच्छा से देखते हो, इसके बाद आप बुक पढ़ोगे तो बहुत अच्छा से स्मूथली आपको समझ में आ जाएगा। तो एक तरह का एक डिटेल वीडियो नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक श्लोक हम या फिर हर एक पॉइंट को हमको कवर करने वाले हैं। जब डिटेल वीडियो बनाएंगे तब अच्छा से समझाएंगे। अभी के लिए समझिए कि जो जो मेन पॉइंट है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जहां से आपको एग्जाम में 70 to 80% सवाल यहीं से आएंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ के लेक्चर देख सकते हैं। तो खैर इसे बकवास बंद करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए क्या बोल रहा है कि हम लोग प्रकृति के पहले हम व्युत्पत्ति देखेंगे और निरुक्ति देखेंगे। अब बात आता है भाई व्युत्पत्ति क्या है और निरुक्ति क्या है, तो समझिएगा। दो टर्म है, एक व्युत्पत्ति है एक निरुक्ति है। तो व्युत्पत्ति क्या होता है भाई साहब कि वो शब्द है कि बना कैसे, समझिएगा। वो शब्द कोई भी शब्द वो बना कैसे, जैसे वात कैसे बना, कफ कैसे बना, पित्त कैसे बना, उसी तरह से प्रकृति जो है ये बना कैसे, उस वर्ड को तोड़ेंगे और तोड़ के समझेंगे कि क्या है, क्योंकि एक तरह का मैकेनिज्म देखेंगे शब्द का, उसी को बोलते हैं व्युत्पत्ति। अब निरुक्ति किसको बोलते हैं, तो निरुक्ति बोलते हैं सिंपल से उसका एक्सप्लेनेशन, शब्द का एक्सप्लेनेशन क्या है। जैसे सिंपल सा समझिए, अगर हम बोलते हैं कि हॉट गरम, तो आप इससे क्या समझते हो कि छूने के बाद क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा। तो शब्द से आपका एक्सप्लेन कर दिए है ना। या फिर बोलते हैं अमेरिका, तो अमेरिका से क्या समझते हो कि एक अमेरिका क्या शब्द है और उसका मतलब क्या है कि एक देश है। तो शब्द से आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि क्या बोल रहे हैं। तो इसी तरह से निरुक्ति से हम उस शब्द को एक्सप्लेन करते हैं कि जो प्रकृति है वो है क्या, वो एक तरह से बोलो कि डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या है, एक तरह का एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन को ही हम लोग निरुक्ति बोलते हैं हम लोग आयुर्वेदा की भाषा में। तो आपको दोनों टर्म बहुत अच्छा समझ में आया। एक आपको उत्पत्ति बताया कि शब्द बना कैसे, दूसरा उस शब्द का मतलब क्या है, निरुक्ति क्या है। अब देखिए परसेप्शन सबका अलग अलग हो सकता है, इसलिए आप जब देखोगे, हम जब डिस्कस करेंगे ना कि प्रकृति है क्या, तो प्रकृति के जब निरुक्ति बताएंगे तो 3 आचार बात करेंगे। एक आचार सुश्रुत बोलेंगे, एक आचार आपका चरक बोलेंगे, और एक अष्टांग हृदय कौन लिखा है, आपके वाग्भट जी लिखे हैं तो वाग्भट बोलेंगे। तीनों जब प्रकृति के अपने अपने विचार से बताएंगे, तो देखिए एक चीज को एक्सप्लेन करने का तरीका सब अलग अलग है। जैसे हम सिंपल साहब से बोले कि अमेरिका, तो आप क्या बोलोगे कि बहुत धनी है, हो सकता है कोई बोलेगा बहुत धनी है, या फिर कोई बोलेगा क्या कि मारो हटाओ बहुत बेकार देश है ना, बहुत करप्शन है। तो क्या एक ही चीज को अपना अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। तो इसी तरह से यहाँ पर देख पा रहे हो कि 3, एक सुश्रुत जी है, एक चरक जी है, एक अष्टांग हृदय है। यही प्रकृति को तीनों लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसी एक्सप्लेनेशन को बोलते हैं हम लोग क्या, निरुक्ति बोलते हैं। तो दोनों वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझते हैं भाई साहब, पहले व्युत्पत्ति देखते हैं कि प्रकृति बना कैसे। तो देखिए प्र उपसर्ग इसमें अक्री धातु है और कितने प्रत्यय है, सुनेगा। अब 3 टर्मिनोलॉजी है, एक उपसर्ग है, एक प्रत्यय है, एक धातु है। तो उपसर्ग किसको बोलते हैं, संस्कृत के लेक्चर हम लोग बहुत अच्छे समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी हम समझा देते हैं। उपसर्ग उसको बोलते हैं भाई साहब वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लग के उसका मतलब चेंज कर दे, उसको बोलते हैं उपसर्ग। और वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लग के उसका मतलब चेंज कर दे, उसको बोलते हैं प्रत्यय। और धातु किसको बोलते हैं भाई साहब कि धातु बोलते हैं एक तरह का क्रिया है, और क्रिया क्या है, एक्शन है जिसमें ना लगे, ऐसा शब्द जिसमें ना लगे, जैसे जाना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है, एक्शन है। तो ये सबको बोलते हैं धातु। तो हम लोग 2 चीज देखें, ये प्र क्या है, आपको उपसर्ग है तो ये कहाँ लग रहा है, आगे लग रहा है। और प्रत्यय क्या है, पीछे लग रहा है। तो ये जो है पीछे हमेशा लगता है प्रत्यय और आगे लगता है आपका उपसर्ग, आखिरी धातु है। ये तीनों को मिला दिए, सुनेगा, ये तीनों को मिला दिए, उससे बन गया प्रकृति। अब बात आता है भाई प्रकृति से समझा दिए, मतलब व्युत्पत्ति तो बता दिए। और एग्जाम में जरूर लिखेगा व्युत्पत्ति या निरुक्ति जो है ना साहब, आप जरूर लिखिएगा, ऐसा कुछ छोड़ दीजिएगा। व्युत्पत्ति निरुक्ति इसलिए इतना जोर से बता रहे हैं, जोर दे के बता रहे हैं, जोर से नहीं बता रहे हैं भाई साहब, जोर दे के बता रहे हैं क्योंकि आता है एग्जाम में। अब बात आता है कि इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो सबसे पहले बनती है, सुनेगा फिर से, जो सबसे पहले बनती है वही है प्रकृति।
जो सबसे पहले बनती है वही है प्रकृति, जिसको बोलते हैं हम लोग नेचर, आम भाषा में बोलते हैं नेचर। जो नेचर है ना साहब, वही आपका प्रकृति है। अब देखिए इसको निरुक्ति देखेंगे, निरुक्ति मतलब कि इसका डिफिनेशन देखेंगे कि जो प्रकृति का डिफिनेशन क्या क्या है। तो पहले सुश्रुत जी बोले हैं, फिर चरक जी बोले हैं, और आपके अष्टांग हृदय में वाग्भट जी बोले हैं। और क्या बोले हैं प्रकृति को, इसको समझिए। तो सुश्रुत जी क्या बोले हैं कि परोक्रोति इति प्रकृति, फिर से सुनिएगा, परोक्रोति इति प्रकृति मतलब कि जो अन्य विकारों को उत्पन्न करे, अन्य विकारों को उत्पन्न करे, विकार मतलब कि चेंजिंग लाए। जैसे कि हम बोले थे ना कि कोई मोटा है, मतलब कोई थोड़ा सा खारा मोटा होता है ना, कोई ऐसा बहुत खारा तो मोटा नहीं हो रहा, तो क्या हुआ, चेंजिंग लाया, पर्सन टू पर्सन चेंजिंग लाया। कोई मोटा ही हो रहा है, कोई पतला ही रह जा रहा है, तो चेंजिंग लाया, तो ही बुरा है। परोक्रोति इति प्रकृति मतलब जो अन्य विकारों को उत्पन्न करे, है ना। या फिर दूसरा बोला कि वह मूल स्वभाव है, वह उसका मूल स्वभाव है, बदलेगा नहीं, उसी को बोलते हैं प्रकृति। जैसे कि अब जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, वात प्रकृति होता है, पित्त प्रकृति होता है, कफ प्रकृति होता है। तो एक बार अगर डिसाइड हो गया कि आप किस प्रकृति के हैं, तो जिंदगी भर वो चीज आपको बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये मूल जो है आपका स्वभाव है। तो अगर कोई इंसान आज के बाद ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा गुस्से है, तो उस पर गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि उसका मूल स्वभाव है साहब। कौन बोले हैं? हम नहीं बोल रहे हैं, सुश्रुत जी बोल रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए चरक जी क्या बोल रहे हैं, चरक जी बोल रहे हैं कि तत्र प्रकृति रुच्यते स्वभाव यह, इसे सुनेगा, तत्र प्रकृति रुच्यते स्वभाव यह, इसका मतलब कि द्रव का स्वाभाविक गुण या नेचुरल टेम्परामेंट को ही प्रकृति बोलते हैं। समझ में कुछ नहीं आया होगा, समझाते हैं। बोल रहा है कि द्रव, द्रव मतलब भाई साहब समझो पदार्थ, पदार्थ मतलब मटेरियल। जैसे हम क्या, हम भी एक तरह का पदार्थ है, तो अपना अपना सबका अपना गुण होता है। जैसे इसका अपना गुण है ना, या फिर इसका अपना गुण है कि काला है, काला भाई साहब, काला कोई होगा तो ये मत डिपेंड हो जाएगा। जैसे हम भी तो खैर काला ही है, तो खैर हम क्या बोल रहे हैं कि इसका गुण क्या है, काला है, लिखने का गुण है। तो ये गुण जो है सबका अपना अपना स्पेसिफाई होता है। तो यही बोला है कि द्रव का स्वाभाविक गुण, है ना। द्रव मतलब हम भी एक तरह का द्रव बोल सकते हैं, हम भी एक तरह का पदार्थ है। तो हमारा पदार्थ मतलब कि इंसान का स्वाभाविक गुण या फिर नेचुरल टेम्परामेंट जो है वही है प्रकृति। जो मतलब जो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है तो उसका प्रकृति ही हो सकता है पीत हो, या बहुत ज्यादा शांत है तो उसका प्रकृति ही होगा कफ होगा, है। तो टेम्परामेंट के बारे में डिस्कशन किए आपके चरक जी बोले। अब यही चीज को प्रकृति को अष्टांग हृदय में क्या बोला गया, वाग्भट जी के द्वारा। तो बोल रहा है प्रकृति शरीर स्वरूपम, फिर से सुनेगा, प्रकृति शरीर स्वरूपम मतलब कि शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप है। जैसे कि हम देखेंगे कि वात प्रकृति के जो लोग हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कैसा बनावट है शरीर, हाँ शरीर का कैसा बनावट है। जैसे वात प्रकृति के लोग आगे जब देखेंगे तो बहुत पतला होते हैं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन डिसाइड कर रहा है? आपका प्रकृति। जैसे कफ का प्रकृति का लोग कैसा होता है, मोटा होता है, मतलब कि ऐसे। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, वो आपका प्रकृति डिसाइड कर रहा है। तो ये चीज कौन बोला? आपके अष्टांग हृदय में बोले आपके वाग्भट जी। तो तीनों चीज याद रखेगा कि कौन बंदा, बंदा नहीं वैसे, कौन आचार्य जो है क्या बात बोले हैं, उसका क्या मतलब है, आपको समझ में आया। तो देखिए एक लाइन में समझिएगा प्रकृति है क्या, समझिए। अब तक सब अपना अपना आचार्य अपना अपना बात बोल दिया। अब मेरा बात सुन लीजिए कि प्रकृति क्या है। प्रकृति जस्ट लाइक बोल सकते हो स्वभाव है, नेचर है। कोई गुस्सा कर रहा है, चाहे अति कर रहा है, ये सब नेचर जो है ना भाई साहब, ये प्रकृति है। ये प्रकृति जो है ना भाई साहब, ये जन्म में ही डिसाइड हो जाता है। जैसे कि जब स्पर्म और ओवम जब मिलता है ना, जब फर्टिलाइजेशन होता है, उस वक्त इसका डिसाइड हो जाता है कि आप किस प्रकृति को होंगे। अब बात बोलिएगा कि ऐसा लग रहा है कि लॉजिक नहीं है, मॉडर्न साइंस इसको मानता है क्या? तो हाँ भाई साहब, मॉडर्न साइंस मानता है। कैसे मानता है? क्योंकि आपको पता ही है कि जीन क्या है, जीन का डिसाइड हो जाता है। जैसे कि कैसा रंग होगा या फिर कैसा हाइट होगा, वो सब कैसे डिसाइड होता है? फर्टिलाइजेशन किस समय तो होता है, जो क्रोमोसोम एक्सचेंज होता है ना, क्रोमोसोम जब क्रिस क्रॉस करता है तो उसी वक्त तो डिसाइड होता है। तो वही चीज तो यही बोल रहा है कि प्रकृति कब डिसाइड होता है, कि जब आपका स्पर्म ओवम जब फर्टिलाइजेशन करता है, इसके बाद प्रकृति डिसाइड होता है। तो वही देखिए यहाँ पे लिख के भी लाए भाई साहब कि आप जीनोटाइप जब देखते हो, चाहे फिनोटाइप, जीनोटाइप फिनोटाइप देख पा रहे हो ना, कि जीनोटाइप क्या है, एक तरह का जीन में क्या उसका आप क्वालिटी है, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या बोलते हैं, जो आपको बाहर तरीके से दिख रहा है। तो वही चीज तो प्रकृति में भी दिखा रहा है। जीनोटाइप फिनोटाइप ही तो प्रकृति है कि कैसा इंसान बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा? स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? इसको मॉडर्न से कोरिलेट करके समझिएगा, है ना। तो ये सब चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। खैर ये चीज देखो, कुछ छोड़ तो नहीं रहे ना भाई साहब। हाँ एक चीज समझेगा कि इसका पर्याय पूछा जाता है, मतलब कि प्रकृति का पर्याय क्या क्या है। तो एग्जाम में आ सकता है कि प्रकृति का पर्याय लिखे, तो देखिएगा प्रकृति का पर्याय स्वभाव है, मतलब कि स्वभाव क्या है, एक तरह का प्रकृति है। या फिर शरीर स्वरूप, शरीर कैसा स्वरूप है, मतलब कैसा दिख रहा है। वात का प्रकृति को स्वरूप कैसा होगा, पतला होगा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं शरीर स्वरूप। अव्यक्त है ना, अव्यक्त बोलते हैं। फिर ब्रह्मा या फिर आरोग्य, इस सारा नाम किसका है? आपका प्रकृति का है। क्योंकि पर्यायवाची में तो क्या होता है कि आदमी वही है, नाम अलग अलग है। तो प्रकृति को ही ऐसा ऐसा नाम हम लोग देते हैं, ठीक है।
हाँ, तो ये सब चीज आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। अब देखिए कि क्या है कि प्रकृति निर्माण होता कैसे है, जो कि हम लोग देख चुके हैं कि शुक्र और शोणित, सुनेगा, शुक्र और शोणित जब होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होता है, प्रकृति का निर्माण होता है। तो ये चीज यहाँ पे लिखा है कि शुक्र और शोणित, सुनेगा, फिर शुक्र और शोणित समझिएगा कि शुक्र और शोणित मतलब शुक्र मतलब कि स्पर्म और शोणित मतलब ओवम जब मिला है ना, कंसेप्शन हुआ तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे होता है कि अब बात आता है कि कौन सा प्रकृति डिसाइड होगा, कि वात प्रकृति को होगा, कि पित्त प्रकृति को होगा, कि कब प्रकृति को होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। तो याद रखना कि उस वक्त कोई कौन दोष डोमिनेंट है, जिसकी माता पिता दोनों का स्पर्म ओवम मिल रहा है, और उस स्पर्म ओवम में कौन सा दोष प्रबल है, प्रबल मतलब कि डोमिनेंस है, उसी डोमिनेंसी की वजह से आपका प्रकृति डिसाइड होगा। तो वही चीज लिखा है कि दोष उत्कृष्ट मतलब कि डोमिनेंट दोष है ना, वही आपका प्रकृति डिसाइड करेगा। समझ में आया? अब देखिए क्या लिखा है कि वीवीआई भाई साहब क्या है कि जन्म से मृत्यु तक अपरिवर्तन रहता है। हम बता चुके हैं कि ये जो है अनचेंजेबल होता है, मतलब चेंज नहीं होगा, एक बार अगर डिसाइड हो गया तो ये आपका डिसाइड हो गया। ठीक है, ये चीज बोला है। देखिए एक सिद्धांत है ना, क्या सिद्धांत भाई साहब? कीट विष न्याय, फिर से सुनेगा, विष कीट न्याय, विष कीट न्याय, सुनेगा, विष कीट न्याय एक सिद्धांत है। न्याय मतलब कि एक प्रिंसिपल बोल सकते हो, विष मतलब कि पॉइजन, और कीट मतलब कि कीट, कीट मतलब कि एंट वगैरह बोल सकते हो, कीट पतंग बोल सकते हो। तो ये बोल क्या रहा है समझिएगा, इसके पीछे आपको एक लॉजिक समझाते हैं। जैसे कि आपको हम बात बता रहे हैं बार बार कि वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, तो आप सोच पा रहे होंगे कि ये सब जितना भी प्रकृति बता रहे हैं मास्टर, ये सब क्या दोष है? वात दोष है, पित्त दोष है, कफ दोष है। और हम पहले से पढ़ चुके हैं कि वात की वजह से बहुत सारी बीमारी होता है, पित्त की वजह से बहुत सारी बीमारी होता है, कफ की वजह से बहुत सारी बीमारी होता है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हम वात प्रकृति के हैं, मतलब वात दोष मेरे पास ज्यादा होगा, और जब वात दोष मेरे पास ज्यादा होगा तो वात से रिलेटेड बीमारी होना चाहिए, मतलब जिंदगी भर हमको पैर वगैरह में दर्द होना चाहिए, है ना। या फिर कफ प्रकृति है तो ऐसा बीमारी होना चाहिए हमको, कफ से रिलेटेड जो भी बीमारी होता है वो बीमारी होना चाहिए। ये तो फिर समझ में आ नहीं रहा है। ऐसा तो होता नहीं कि जिंदगी भर जब जन्म लिया, जन्म से लेकर मरते तक हमेशा बीमारी रहता है, बीमार तो रहता नहीं साहब। तो इसको कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा? तो इसी चीज को एक्सप्लेन किए हैं कि विष कीटना है। विष कीटना है मतलब कि अगर ऐसा कीट, मतलब ऐसा कीट मतलब कि ऐसा कीट पतंग समझ रहे हो ना, है ना, एंट वगैरह बोल सकते हो। तो ऐसा कीट जो विष से पैदा हुआ, फिर से सुनेगा, ऐसा कीट जो विष से पैदा हुआ है वो विष से कभी नहीं मरेगा। या फिर एक सिंपल समझो, सांप, सांप के अंदर क्या है? विष है, तो क्या अपना विष से मरता है? नहीं मरता है। उसी तरह से आपका अगर प्रकृति पित्त है तो आपको पित्त की वजह से आपको बीमारी नहीं होगा। कब तक? जब नॉर्मल स्टेज तक। जैसे कि थोड़ा देखिए, मान लीजिए हम कब प्रकृति के नहीं, हम वात प्रकृति के, लॉजिक है भाई साहब, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, हम वात प्रकृति के हैं, ठीक है। तो अगर वात प्रकृति के हैं, अगर मतलब अपने आप को संभाल सकते हैं। लेकिन अगर आप पित्त प्रकृति के हैं और आपके अंदर वात बढ़ा तो आपके लिए क्या है? दोष का काम करेगा। लेकिन वात प्रकृति अगर मेरे अंदर है तो मेरे लिए दोष का काम नहीं करेगा। थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन आवश्यकता से अधिक होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर बीमार हमको भी कर देगा। लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ेगा ना वात, तो हमको बीमार नहीं करेगा, क्योंकि हमारा प्रकृति वात है। उसी तरह से अगर किसी का प्रकृति पित्त है और उसका पित्त बढ़ेगा थोड़ा सा, तो अपने आप को मैनेजेबल कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रकृति है। उसी चीज को यहाँ पे बोल रहा है कि विष कीट न्याय, मतलब कि बोल रहा है कि जन्मजात दोष, है ना, व्यक्ति को बीमार नहीं करते हैं। जैसे विष में पैदा हुआ कीड़ा, कीट मतलब कि कीड़ा विष से नहीं मरता है, वैसा ही जो दोष है उसका, मतलब जो जन्म में दोष उसका डिसाइड हो गया, उस दोष की वजह से वो बीमार नहीं होगा, लेकिन अप टू लिमिट। ऐसा नहीं है कि मतलब बात बढ़ते गया बीमारी नहीं होगा। बीमार तो होगा लेकिन अप टू लिमिट बीमार नहीं होगा। आपको ये सब चीज बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। समझिए कि प्रकृति पढ़ क्यों रहे हैं। बात तो आता है कि प्रकृति क्यों पढ़ रहे हैं, तो पहला तो बात सिंपल सा, लॉजिक सिंपल सा है कि एग्जाम में आता है साहब, है ना, एग्जाम में आएगा इसलिए पढ़ते हैं। लेकिन कल के डेट में आपको डॉक्टर ही बनना है, तो आपको इलाज करने में बहुत हेल्पफुल है। और कैसे हेल्पफुल है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साहब, कि रोगी की प्रकृति, सुनेगा, रोगी की प्रकृति हम जानकर क्या करते हैं, तो बीमारियों का खतरा को समझ सकते हैं। जैसे जैसे समझ, लिखा हुआ है कि वाले लोगों को जोड़ों का जल्दी को दिख रहा है कि वात प्रकृति वाले को जोड़ों का दर्द जल्दी होगा। देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि उसको क्या है, वात प्रकृति है। तो जो वात प्रकृति के लोग होगा ना, वो क्या होगा कि बुढ़ापा में उसको बहुत ज्यादा दर्द होगा। अब हमको पहले से पता है कि वात प्रकृति का है, और कैसे हम जानेंगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए पहले से पता चल गया कि वात प्रकृति का है, तो वात से रिलेटेड पहले से हम ऐसा आहार विहार लेंगे जिसकी वजह से वात का है कंट्रोल में रहे। तो ये कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं, ये हम जानेंगे तब ना। इसलिए प्रकृति जो हम लोग को पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। समझ में आया?
नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रकृति निर्धारण के कारक, जैसे कि हम देख चुके कि प्रकृति बनता है, ठीक है, पात पीत कब ये प्रकृति बन रहा है। तो प्रकृति निर्धारण में हमको तो एक लाइन में सिंपल सा मास्टर आप बता दिए कि प्रकृति जब फर्टिलाइजेशन होगा उस वक्त जो दोष प्रबल होगा उस दोष के अकॉर्डिंग उसका प्रकृति डिसाइड होगा। लेकिन क्या क्या फैक्टर है, फिर से सुनिएगा, क्या क्या फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करता है कि किस दोष का वो बच्चा पैदा लेगा। तो ये चीज बोला है कि कारक कौन कौन सा है। तो देखिए दो तरह का कारक है, एक है इंट्रायूटेराइन फैक्टर जो यूट्रस में, सुनेगा, जो माता के यूट्रस में कौन कौन सा फैक्टर जो अफेक्ट करता है जिससे बच्चा जो प्रकृति डिसाइड होगा। और फिर होता है इसके बाहर, आगे नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे कि और कौन कौन सा बाहर का फैक्टर है जिससे वो बच्चा अफेक्ट करता है, मतलब उसका प्रकृति अफेक्ट होता है या फिर बोलो तो उस प्रकृति उसको डिसाइड होता है। तो पहले देखेंगे इंट्रा यूट्राइन फैक्टर कि आपके यूट्रस में, आपके यूट्रस में नहीं भाई साहब, माता के यूट्रस में है ना, जो बच्चा पैदा करने वाली माँ है, तो उन जो माता के यूट्रस में कौन कौन सा फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि बच्चा का प्रकृति कैसा होगा। ठीक है, तो ये चीज बोल रहा है कि पहला देखे क्या है कि शुक्र शोणित प्रकृति। पहला है क्या भाई साहब कि पहला शुक्र और शोणित प्रकृति, मतलब कि शुक्र और शोणित वो प्रकृति उसका कैसा है, मतलब कि उसके माता का पिता का जो शुक्र है माता का शोणित है उसका प्रकृति कैसा है। एक लाइन में बोले तो माता का प्रकृति कैसा है या बोले तो पिता का प्रकृति कैसा है, उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है बच्चा का प्रकृति। तो ये समझ में आया। दूसरा भाई साहब क्या है कि काल गर्भाशय प्रकृति। अब आता तो भाई साहब काल और गर्भाशय क्या है भाई साहब। तो देखिए काल मतलब होता है समय, काल मतलब होता है समय। फोकस सही है ना साहब, लगता है फोकस गड़ा गया यार, रुक जाएगा। हाँ ठीक है, समझेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि काल गर्भाशय प्रकृति। काल मतलब होता है समय, मतलब कि जो बच्चा पैदा लेने वाला है उसका प्रकृति काल पर डिपेंड करता है। काल मतलब कि समय पर डिपेंड करता है। बोलो कैसे मास्टर समझाओ। तो समझिए हमको पता है, क्या पता है भाई साहब कि आपके जो वर्षा ऋतु में, सुनिएगा, वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। सुनिएगा हम बहुत अच्छे से इसके पहले लेक्चर में समझा चुके हैं कि कौन सा ऋतु में किसका संचय होता है, किसका प्रकोप होता है और किसका प्रशमन होता है, और संचय प्रकोप प्रशमन क्या होता है, सारी चीज के बारे में हम लोग बता चुके हैं। अभी समझ लीजिए सिंपल सा कि वर्षा ऋतु में क्या होता है, वात बढ़ा हुआ रहता है, मतलब वो दोष प्रकोपित रहता है या बोलते वो दोष बढ़ा रहता है। तो अगर किसी सुनिएगा, अगर फर्टिलाइजेशन वर्षा का समय हुआ, मतलब कि वर्षा ऋतु का समय हुआ, तो जो बच्चा जब पैदा लेगा ना उसका हाई चांस है कि वात प्रकृति होगा। क्यों? क्योंकि काल पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा भाई साहब गर्भाशय की प्रकृति, मतलब कि जिसमें, मतलब कि यूट्रस में जो बच्चा पलेगा उसमें कौन सा दोष है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि दोष संचित हो जाता है, जैसे हम लोग देखते हैं बीमारी कैसे होता है, संचित दोष की वजह से होता है बीमारी। तो उसी मान लीजिए कि अगर मान लीजिए यूट्रस में पहले से वात प्रकृति संचित है, कोई बीमारी की वजह से संचित है या कफ प्रकृति संचित है या फिर वात प्रकृति संचित है, तो जो प्रकृति संचित है, सॉरी जो दोष संचित है उस दोष के अकॉर्डिंग बच्चा पैदा ले सकता है। इसीलिए हम लोग पहले के लोग जो राजा महाराजा क्या थे वो ध्यान देते थे कि जो बच्चा पैदा लेने वाला जो माँ है उसको क्या करते थे, शोधन करते थे, उसका यूट्रस का शोधन करते थे ताकि जितना भी दोष संचित है वो दोष निकल जाए। तो ये चीज, दो चीज हम लोग समझे। पहला भाई साहब काल, मतलब कि ऋतु के अकॉर्डिंग। अब ऐसा समय के अकॉर्डिंग भी होता है, सुनेगा मजे की बात है, समय के अकॉर्डिंग होता है। कैसे? हम लोग ये भी देखे थे कि समय पे भी दोष प्रबल डिपेंड करता है कि दोष कौन सा समय पे कौन सा दोष प्रबल होता है। जैसे हम लोग को पता है कि दिन में कब बढ़ा हुआ रहता है, दोपहर में आपका पित्त बढ़ा रहता है और शाम के समय आपका वात बढ़ा रहता है। कब बढ़ाता है? शुरुआत में कब बढ़ाता है, बीच में आपका पित्त बढ़ा रहता है, लास्ट में आपका वात बढ़ा रहता है। उसी तरह से रात के समय भी, रात का जब शुरू होता है, मतलब शाम के समय में जब शुरू होता है तो हर चीज की शुरुआत में आपका कब बढ़ा रहता है। इसलिए अगर बाई चांस मान लीजिए कि कोई शाम को फर्टिलाइजेशन करता है, अगर मान लीजिए बच्चा का फर्टिलाइजेशन जो मतलब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन जो है आपको दोपहर में हो रहा है ना, दोपहर में हो रहा है, तो जब दोपहर में होगा तो उस समय कौन दोष प्रकोपित है, मतलब कौन सा दोष डोमिनेंस है, उसमें पित्त दोष डोमिनेंस है। तो उसमें हो सकता है चांस कि जो बच्चा पैदा लेगा पित्त प्रकृति का लेगा। इसे देखो एक एक चीज जो है बहुत डिटेल लेक्चर से समझेगा कि डिटेल तरीका से देखो आयुर्वेदा समझाता है। इसीलिए पहले के लोग जो होता है जब फर्टिलाइजेशन करते थे, मतलब बच्चा पैदा करते थे, तो बच्चा पैदा करने के पहले बहुत अच्छा से देखते थे, टाइम है ना, सुदिन बोलते हैं उसको, सुदिन देखते थे कि हाँ भाई अब टाइम जो है फर्टिलाइजेशन का है, ताकि बच्चा जो है ना बेटा राजा ही पैदा ले, पराक्रमी पैदा ले। अब पराक्रमी कैसे पैदा लेगा? क्योंकि हमको पहले से पता था कि किस काल में, किस ऋतु में, किस आहार विहार, देखो आहार विहार ही पढ़ने वाले हैं कि माता का आहार विहार पर भी डिपेंड करता है प्रकृति। तो हर एक चीज को बहुत हम लोग कंसिडर करते थे ताकि जो बच्चा है ना बहुत शानदार पैदा ले। हमको पहले से पता है कि दिन पर भी डिपेंड कर रहा है, आपके मौसम पर भी डिपेंड कर रहा है, माता पिता का शुक्र शोणित पर भी डिपेंड कर रहा है, उसके गर्भाशय में कौन सा दोष संचित है इस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये सब चीज पर डिपेंड करता है। ये देखिए क्या लिखा है
महाभूत विकार प्रकृति, जैसे कि आपके कौन सा महाभूत मिले हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हमको पता है कि जैसे वात है ना, वात है, पित्त है और कफ है। तो वात कौन सा महाभूत से बनता है? तो आपको पता है वायु और आकाश से बनता है, वायु और आकाश से बनता है। बहुत अच्छा भाई साहब। और पित्त किससे बनता है? आपका अग्नि और जल से बनता है, अग्नि और जल से बनता है। और आपका कफ किससे बनता है? आपका जल और पृथ्वी से बनता है। तो वही बोल रहा है कि कौन सा महाभूत मिलेगा उस पर भी डिपेंड आपका क्या करता है, आपका प्रकृति डिपेंड करता है। कि अगर जल और पृथ्वी का डोमिनेंस होगा, मतलब वैसा महाभूत जिसमें आपका जल और पृथ्वी डोमिनेंस करेगा, तो उससे आपका कफ प्रकृति के बच्चा पैदा लेगा। अगर अग्नि और जल अगर मिलेगा तो आपका पित्त प्रकृति का बच्चा पैदा लेगा। उसी तरह से वात प्रकृति का बच्चा पैदा लेगा। तो वही चीज बोल रहा है महाभूत विकार प्रकृति पर भी डिपेंड करता है ना। फिर देखिए हम लोग क्या है लास्ट, देखिए यहाँ पे लिखा लास्ट, तो खैर वही था भाई साहब। यहाँ है मातुरा विहार, आहार विहार, मतलब कि माता के आहार विहार पर भी प्रकृति डिसाइड होता है। मतलब कि अगर माता जी जो मतलब प्रेग्नेंट मदर है वो बहुत ज्यादा रूखा सूखा खाएंगे, सुनेगा, अगर बहुत ज्यादा रूखा सूखा खाएंगे तो जो बच्चा पैदा लेगा वो क्या होगा? रूखा सूखा होगा। रूखा सूखा किसका गुण है? वात का गुण है। तो वात गुण का अति होगा। या फिर विहार, विहार मतलब लाइफ स्टाइल, मान लो कि बहुत ज्यादा चलती है, उनका काम ऐसा काम है जो चलना फिरना काम है, तो ज्यादा चलेंगे तो किसका काम, चलने का काम किसका? वात का। तो चलने से क्या बढ़ता है? वात बढ़ता है। तो उसका जो बच्चा पैदा लगेगा साहब वो वात प्रकृति को होगा। तो यहाँ से समझ जाइएगा कि माता का आहार पे विहार पे दोनों चीज पे डिपेंड करता है आपका बच्चा का प्रकृति। तो बहुत अच्छे से सारे पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या चीज पे बच्चा का प्रकृति डिसाइड होगा। वो भी अभी कौन सा फैक्टर देखे हैं? इंट्रा यूट्राइन फैक्टर देखे हैं, मतलब कि यूट्रस में कौन कौन सा अंदर से फैक्टर अफेक्ट कर रहा है जो प्रकृति डिसाइड कर रहा है बच्चा का। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या साहब? नेक्स्ट है प्रकृति निर्धारण कारक, मतलब पॉइंट बी है एक्स्ट्रा यूट्राइन फैक्टर, मतलब कि यूट्रस के बाहर का फैक्टर कौन कौन सा है जो बच्चा का प्रकृति डिसाइड करता है। जैसे से पहला भाई साहब जाति, मतलब कि उसका कौन सा कुल है। जैसे कि देखते होगे ना भाई साहब, कुल और वंश पर भी डिपेंड करता है कि कैसा कुल है। उसी कुल मतलब कि कैसा वो जाति से आता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा जाति का नाम तो नहीं लेंगे हम, अभी कंट्रोवर्शियल बात है, सिंपल से समझिए। मान लीजिए कोई ऐसा जाति है ना, उस जाति के लोग के बच्चा का देखेगा उसी टाइप होगा जो बाप की तरह है ना। और कोई मान लीजिए छोटा जाति है, उसका बच्चा जो होगा थोड़ा सा इन्फीरियर फील करता है अपने आप को। तो क्यों हो? क्योंकि उसका वंश ऐसा है। तो यही चीज बोला कि उसका प्रकृति किससे डिसाइड कर रहा है? जाति पे डिसाइड कर रहा है। दूसरा कुल पे मतलब कि परिवार के अनुवांशिक गुण पे। ये तो सिंपल सा बात है, मॉडर्न साइंस मानता है कि मान लीजिए आपके माता पिता के या फिर दादा के या फिर नानी के या फिर नाना के ऐसा किसी को अगर कलर ब्लाइंड होगा, जेनेटिकल डिजीज होगा, तो चांस है कि आपको भी हो सकता है। तो वही बोला कि प्रकृति डिसाइड आपके किस पे करता है? कुल पर डिसाइड करता है, फैमिली पर भी डिसाइड करता है। तीसरा देश पे। अब देश मतलब कौन? भारत पाकिस्तान का भाई साहब? तो नहीं, दो तरह का देश माना जाता है। पूरे वर्ल्ड को दो देश में बांट दिया है अलविदा। कौन कौन सा है? एक अनूप देश, एक जंगल देश। अनूप देश किसको बोलते हैं? कि जो आपके ठंडा प्रदेश है, ऐसा देश जहां पे विंटर ज्यादा होता है, मतलब ठंडा ठंडा मौसम होता है, उसे बोलते हैं अनूप देश। अब जब ठंडा ठंडा होगा तो कौन सा प्रकृति होगा? कब प्रकृति। कब प्रकृति क्या है? ठंडा ठंडा से रिलेटेड काम है। तो सिंपल से समझिएगा कि अगर ठंडा प्रदेश में कोई, सिंपल सा देखो ना यार, कि हम लोग इंडिया में जो पैदा लेते हैं, तो इंडिया पैदा लेने वाले इंसान जो होता है उसका कलर, उसका शरीर का बनावट एक स्पेसिफिक होता है। अफ्रीका के बच्चा को देख लो, उसका शरीर का कलर बनावट अलग है। अमेरिका के बच्चा का देख लो, तो कहने के आपके देश पे तो डिपेंड कर रहा है। तो चीज बोल रहा है कि अगर अनूप देश में बच्चा पैदा ले रहा है तो ज्यादा चांस है कब प्रकृति को होगा कि ठंडा प्रदेश है। अगर जंगल देश में पैदा ले रहा है, जंगल तो जंगली नहीं होता, सिंपल से वहां पे जहां पे वात बढ़ा है, मतलब कि गर्म प्रदेश, मतलब मरुस्थल जहां पे है, जहां पे मरुस्थल होगा वहां पे क्या होगा? गर्म प्रदेश होगा। जैसे राजस्थान टाइप का बोल सकते हो, तो वहां पे क्या है? गर्म प्रदेश है। और गर्म प्रदेश होगा तो वहां पे आपका वात प्रकृति पैदा लेते हैं। तो किस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? देश पे। तो देश पे डिपेंड करता है। फिर देखिए चौथा काल पे। और काल पे हम समझा चुके हैं। काल पे क्या था कि रात दिन पे डिपेंड कर रहा था कि रात में मतलब सुबह में कौन सा दस प्रबल होगा, उसके अकॉर्डिंग बच्चा का डिसाइड होगा प्रकृति। उसी तरह से आपके दिन पे भी डिपेंड करता है। तो ये बड़ा काल प्रकृति। इसके बाद बोला यहाँ पे देखो लिखा है खैर सतयुग कलयुग, है ना। तो सतयुग में क्या था? अच्छा बच्चा पैदा रहता था। कलयुग में खराब बच्चा पैदा रहता है, इसे तो बोला जाता है कलयुग है। तो ये चीज बोला है। खैर ये मजाक की बात है। सिंपल से हम बोले क्या कि जैसे कि हमको पता है कि हर एक चीज को शुरुआत में क्या होता है, आपका कब बढ़ा रहता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन सुबह हो रहा है तो आपका उस समय कब प्रकृति का बच्चा पैदा लेने का चांस है। अगर दोपहर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो आपका पित्त प्रकृति का बच्चा पैदा लेने का चांस है। और अगर शाम को बच्चा फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो बच्चा पैदा जो होगा आपका वात प्रकृति होगा, क्योंकि दिन का रात नहीं हो रहा भाई साहब, दिन का लास्ट हो रहा है वहां पर। तो जो लास्ट होता है ना वहां पे वात प्रकृति होता है। ये सब चीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा फास्ट डिस्कस करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे बड़ा
एज पे भी डिपेंड करता है कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब ऐसा है क्योंकि मान लीजिए, इसे तो बोलता था कि पहले जो है राजा महाराजा यंग में शादी करते थे, क्यों? क्या सब चीज बेहतरीन रहता है ना, आपका ऑर्गन, आपका स्पर्म है ना, स्पर्म का हेल्दी हेल्दी जो होता है बहुत अच्छा हेल्दी रहता है, इसलिए उसमें भी मतलब यही बुरा है कि आपके एज पे भी डिपेंड करता है। देखिए आपको पता ही है कि जो बाल्यावस्था है, तो बाल्यावस्था में क्या कौन सा दोष प्रभाव होता है? होता है आपका जो जवानी होता है, कौन सा प्रभाव होता है? प्रॉब्लम होता है। तो ये बोल रहा है कि आपके एज पे भी आपका डिपेंड करता है बच्चा का प्रकृति कैसा होगा। अगर मान लीजिए कि आप जवान है, पूरा एकदम नए नए जवान हुए हैं, तो सब प्रकृति क्या होगा? पित्त प्रकृति आपका हाई होगा। तो जिस प्रकृति आपका पित्त प्रकृति आपका हाई है, तो आपका बेटा जो पैदा लगा उसका चांस है कि पित्त प्रकृति होगा। क्यों? क्योंकि आपके एज पे भी डिपेंड कर रहा है बच्चा का प्रकृति। फिर लास्ट देखिए कुछ है भाई सब बहुत अच्छा है कि देखिए लिखा है प्रत्यय आत्मनियता, मतलब सबका अपना अपना एक सब चीज सेम होने के बावजूद भी, मान लीजिए कोई दो बच्चा है और दोनों जुड़वा है ना, तो दोनों जुड़ा बच्चा है और दोनों का क्या है? हाइट सेम है ना, कलर सेम है, जितना उसका बॉडी है उतना ही इसका बॉडी है, सारा चीज सेम है, लेकिन फिर भी तो अलग अलग होता है ना। कोई मान लीजिए एक जुड़ा मतलब बेटा क्या हो गया कि गुस्से निकल गया, एक जुड़ा बेटा जो नेक्स्ट बेटा था वो क्या हो गया? भूशांत हो गया। तो कहने के एक पित्त प्रकृति को हो गया, अब एक आपका कफ प्रकृति हो गया, कफ प्रकृति को हो गया। तो अल्टीमेट देख पा रहे होगे कि सब चीज सेम होने के बावजूद भी दोनों अलग अलग प्रकृति के हो गए। तो ये जो किसकी वजह से हो रहा है? ये आपके प्रत्यय आत्मनियता है। तो अगर भाइयों में पूछा जाए कि प्रत्यय आत्मनियता क्या है, तो सिंपल सा बोल दीजिएगा कि यूनिक आईडी है भाई साहब, फिंगरप्रिंट की तरह है एक तरह से। कि फिंगरप्रिंट क्या होता है? सबका अलग अलग होता है, यहाँ तक जुड़वा बच्चा का भी फिंगरप्रिंट अलग होता है। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया। तो सारा टर्मोलॉजी के बारे में बहुत अच्छा से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि देह प्रकृति का वर्गीकरण। जैसे कि हम लोग बहुत बार तो नाम ले ही लिए हम कि वात पित्त कब होता है। तो देखिए दो तरह का प्रकृति होता है, एक देह प्रकृति होता है, एक मानसिक प्रकृति होता है, एक मानस प्रकृति होता है। तो देह प्रकृति जो है आपके दोष के आधार पर बनता है। फिर सुनेगा, जो देह प्रकृति है आपके दोष के आधार पर बनता है। इसमें पित्त कफ है, इसके आधार पर आपका देह प्रकृति बनता है। और टोटल देह प्रकृति कितना होता है? 7 होता है। फिर सुनेगा, टोटल देह प्रकृति आपका 7 होता है। उसके मानस देह प्रकृति जो है, हम मानस देह प्रकृति में मानस प्रकृति जो मानसिक प्रकृति है वो किसके आधार पर बनता है? आपके मानसिक गुण पर बनता है, जो रज तम और सत्व गुण है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे देह प्रकृति। तो देह प्रकृति कहता होता है भाई साहब आपके 7 बताएं। और 7 कैसे है भाई साहब? तो समझिएगा, पहला जो है आपका वात हो गया, दूसरा हो गया पित्त हो गया, और तीसरा हो गया कफ हो गया। तो 3 प्रकृति तो ऐसे हो गया। अब फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कीजिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भाई साहब देखिए कैसे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखिए भाई साहब, जैसे यहाँ पे लिखा वात पित्त कफ, तो यहाँ तो हो गया 3, ठीक है। टोटल कहता है मतलब 7 होना चाहिए, है ना। तो 3 तो यहाँ पे हो गया, है ना। अब फिर देखिए इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कीजिए, जैसे वात पित्त है ना, तो वात पित्त हो गया एगो, पित्त कफ एक और हो गया, और फिर वात कफ हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखा वात पित्त वात कफ पित्त कफ, तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 3 कितना हो गया? 6 हो गया। अब एक होता है सन्निपातज। सन्निपातज मतलब भाई साहब तीनों दोष समान अवस्था में, मतलब वात भी उसके अंदर है, पित्त भी उसके अंदर है, और कफ भी उसके अंदर है। तो ऐसे करने से बोलते हैं सन्निपातज। तो ये एक और हो गया सन्निपातज वाला, तो ये हो गया एक और। तो टोटल कितना हो गया? 7 हो गया कि नहीं साहब? तो याद रखेगा कि 7 प्रकृति होता है। कौन सा प्रकृति? देह प्रकृति, मानस प्रकृति नहीं है, देह प्रकृति 7 होता है। अब समझिए लिखा क्या है, यहाँ लिखा है वात को हीन बोला गया है, वात को हीन बोला गया है। तो याद रखेगा कि वात को हीन बोला गया है, पित्त को मध्यम बोला गया है, कफ को उत्तम बोला गया है। इसके पीछे रीजन है। देखिए वात वाला क्या होता है कि थोड़ा चंचल होता है, एक जगह रुकता ही नहीं है। अब आगे पढ़ेंगे भी क्या क्या इसका गुण होता है। वात का गुण ये होता है कि हर चीज में जल्दी जल्दी होता है। मान लीजिए याद करेगा तो पट से याद हो जाएगा, अब भूल भी जाएगा पट से। जैसे मान लीजिए कि क्लास में कोई टीचर पूछ रहा है कुछ, तो जल्दी जल्दी जवाब दे देगा क्योंकि कभी याद करके आया घर से, ठीक ना। और जब एग्जाम में गया तो सब भूल गया। तो यह है वात प्रकृति। और कफ प्रकृति वाला क्या है भाई साहब कि आराम से जल्दी याद नहीं होगा, बहुत मेहनत से याद होगा। और जब अगर एक बार याद हो गया ना तो जिंदगी भर भूलेगा नहीं, या बोलो तो लॉन्ग टाइम तक उसको याद रहेगा। ये कफ प्रकृति का है। इसलिए बोला गया कि वात वाला जो है ना भाई साहब हीन है, पित्त क्या मध्यम है, बीच में है ना, मीडियम है, बोलो चाहे मीडियोकर बोल सकते हो। और जबकि कफ जो है भाई साहब उत्तम है, सबसे बेहतरीन है। क्योंकि ये जो प्रकृति के लोग होते हैं वो शांत होते हैं, गंभीर होते हैं, चिल होते हैं, कोई ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। तो वही बोला कि सबसे बेस्ट है। लेकिन सबसे बेकार बोल रहा है द्वंद्वज। जो द्वंद्वज जो बोले वात पित्त, पित्त कफ, वात पित्त, इस जो भी है ना इसको बोला गया निंदनीय। बात बोलता है, इधर के एग्जाम में पूछा जाता है निंदनीय किसको बोला गया है, तो निंदनीय द्वंद्वज को बोला गया है। अब बात बोलते कि निंदनीय क्यों बोला गया भाई साहब, इसके निंदा करना चाहिए तो नहीं।
देखिए निंदनीय के पीछे रीजन है कि मान लीजिए कि वात भी है, उसके पास पित्त भी है, तो वात की वजह से वात की वजह से जो भी बीमारी होगा तो होगा ही, पित्त की वजह से भी हो सकता है बीमारी होगा, तो उसको बैलेंस रखना पड़ेगा। वात को भी बैलेंस रखना है, पित्त को बैलेंस रखना है, तो दोनों को बैलेंस रखना क्या है, मुश्किल है। इसी की वजह से इसको बोला गया क्या, कि ये है निंदनीय। लेकिन सबसे बेस्ट जो है बोला जाता है कि सन्निपातज है, जिसमें सारा चीज सेम सेम, वात भी उतने हैं, पित्त भी उतने हैं, कफ भी उतने हैं। अगर ऐसा कंडीशन हो गया भाई साहब, तो समझ जाइए कि सबसे बेस्ट है इसका आयु होता है, मतलब कि ज्यादा दिन तक जिएगा। अब बोलोगे आप कि अच्छा मास्टर पता कैसे चलेगा कि हमको वात है कि पित्त है कि कफ है, तो आपका पता चल जाएगा, या आज पता चलेगा या फिर जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप देख लीजिएगा किससे गुण मिल रहा है। अगर तीनों से गुण मिलेगा, वात से मिलेगा, पित्त से मिलेगा, कफ से मिलेगा, तो आप समझो कि सबसे शानदार आदमी हो आप, सन्निपातज हो। अगर दो से गुण मिलेगा, अगर वात से मिल रहा है, थोड़ा सा पित्त से मिल रहा है, तो आप समझो कि द्वंद्वज हो। अगर एक ही दोस्त से गुण मिलेगा, तो आप समझो कि एक गुण वाला प्रकृति वाले हो। तो बहुत मजा वाला चैप्टर है, अगर ध्यान से देखोगे ये चैप्टर बहुत अच्छा वाला है। तो देखिए सिंपल सा आपको बताते हैं कि जब भी हम लेक्चर लेना, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा कि हम कुछ पढ़ रहे हैं या फिर लेक्चर ले रहे हैं, चिल होके दम मोबाइल रख दीजिए सामने या टैब रख दीजिए सामने, है ना, और बिस्किट वगैरह ले लीजिए और चाय वगैरह ले लीजिए। अब ऐसा देखिए कि ये मूवी चल रहा है, सिंपल सा मूवी जैसा एंजॉय कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई कॉपी किताब लेने की जरूरत नहीं है, जितना भी चीज़ है सब लिखा हुआ है, और जो भी चीज़ होता है एक्स्ट्रा लिख भी देते हैं, और इसके बाद टेलीग्राम पे आपको डाल देते हैं, और टेलीग्राम का जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, और वहां से आप यहाँ पे जाके आप इसका नोट्स डाउनलोड कर दे सकते हो। तो सिंपल वे में एकदम चिल होकर पढ़िए। अब देखिए प्रकृति जो है हमको समझ में आ गया कि वात पित्त कफ होता है, और द्वंद्व के हिसाब से 3 होता है, और एक होती है सन्निपातज हो गया, तो टोटल 7 होता है। ये जानने से क्या होता है कि अग्नि पे कैसे डिपेंड करता है, अग्नि पे प्रकृति जो है कैसे डिपेंड करता है। अग्नि मतलब कि डाइजेस्टिव फायर, मतलब कि पाचन क्रिया, मतलब कि पाचन शक्ति। पाचन शक्ति भाई साहब आपका कैसे जो है डिपेंड करता है, आपका किस पे, प्रकृति पे। तो यही बोल रहा है कि अगर वात प्रकृति को कोई है, सुनेगा, अगर वात प्रकृति का है तो उसका विषम अग्नि होता है, अगर पित्त प्रकृति का है तो उसका तीक्ष्ण अग्नि होता है, अगर कफ प्रकृति का है तो मंद अग्नि होता है, और सम प्रकृति का है तो सम अग्नि होता है। आप बोलोगे कि रट लेके आ, तो ना, समझिएगा कैसे भाई साहब कि विषम अग्नि में क्या होता है भाई साहब, कि उसका क्या होगा कि कभी डाइजेशन बहुत फास्ट होगा, मतलब खाया तुरंत ही पच गया, या फिर कभी कभी क्या होगा कि खा रहा पच ही नहीं रहा, तो कभी फास्ट डाइजेशन हो जाएगा, कभी डाइजेशन फास्ट नहीं होगा, स्लो डाइजेशन होगा। विषम है मतलब कि सम नहीं है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो ऐसा स्थिति है, उसको बोलते हैं वात प्रकृति है। अगर तीक्ष्ण अग्नि है, तीक्ष्ण अग्नि मतलब कि एकदम जो हीट निकल रहा है बहुत तेज से निकल रहा है, तीक्ष्ण निकल रहा है, और जब हीट तेज से निकलेगा तो क्या डाइजेशन क्या होगा, फास्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे आग बहुत तेज है और वहां पे खाना पकाएगा तो क्या होगा, तुरंत ही पक जाएगा, है ना। तो वही चीज बोला कि तीक्ष्ण अग्नि होता है। अगर किसका अग्नि होता है, पित्त का, पित्त का क्या होता है, तीक्ष्ण अग्नि होता है, तो उसका डाइजेशन बहुत फास्ट होगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपको जल्दी जल्दी भूख लग रहा है, अगर जल्दी जल्दी भूख लग रहा है तो आप समझ रहे पित्त प्रकृति के हैं साहब। अगर कभी भूख जल्दी लगता है, कभी भूख कम लगता है, मतलब देर लगता है, तो आप समझिए कि वात प्रकृति के हैं। अब एक होता है कि भाई साहब एक बार खा लिया ना तो भूख जल्दी लग ही नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि उसका मंद अग्नि है, मतलब कि स्लो डाइजेस्टिव फायर है, क्योंकि उसका स्लो डाइजेस्टिव फायर काम करेगा, तो उसका क्या होगा, धीरे धीरे खाना पचेगा, और जब धीरे धीरे खाना पचेगा तो क्या होगा कि उसका भूख लेट से लगेगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन है आपका, समझिए कि आप क्या है, कफ प्रकृति के हैं, और सम प्रकृति के है तो सम अग्नि है, मतलब कि आराम से, जो सबसे बेस्ट है। देखो समझ में सबसे बेस्ट कैसे है, क्योंकि आराम से पच रहा है, कि जितना पचना चाहिए, जितना टाइम लगना चाहिए उतना ही टाइम लग रहा है। और आज सबसे खराब क्यों था भाई साहब, तो देख लिया, क्योंकि विषम अग्नि है, कभी पच जा रहा है जल्दी से, कभी पच ही नहीं रहा है। तो ये सब समझ में आपको बहुत अच्छे से आ गया। देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या भाई साहब, वात प्रकृति। और वात प्रकृति के क्या क्या गुण है, अब यहां से देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप मैच कीजिएगा कौन सा प्रकृति के हैं, है ना। तो अगर वात प्रकृति के हैं तो क्या क्या गुण है, तो देखिएगा इसका सिंपल सा अगर गुण बताने के पहले आपको अगर बताना चाहे, समझाना चाहे, तो समझिए क्या है कि वात प्रकृति की क्या बात है, कि वो थोड़ा सा चंचल होता है ना। चंचल होता है क्यों, क्योंकि वात क्या होता है, हल्का होता है। क्यों भाई साहब हल्का होता है, क्योंकि इसका महाभूत का देखो किस महाभूत के प्रीडोमिनेंस से बना है, तो ये बना आकाश और वायु। आकाश वायु क्या है, हल्का है। तो जब हल्का आकाश जिससे बना है, जिस महाभूत से बना है, और जिसका प्रॉपर्टी होगा महाभूत का, वैसे प्रॉपर्टी इसका भी होगा, वात का भी होगा। तो जब वो हल्का है, आकाश वायु क्या है, हल्का है, क्या मूव करना, तो इसका काम क्या होगा, मूव से रिलेटेड काम होगा, है ना। वायु क्या होता है, रुक्ष पैदा करता है। रुक्ष मतलब कि सुखा देता है। जैसे मान लो कपड़ा डालते हो कहीं, आप मान लो कपड़ा धो लिया, ठीक है ना, और कपड़ा धो के आप कहीं सुखाने के लिए डालते हो, तो सुखाता कौन है, वायु होता है। तो सुखा क्यों पाता है, क्योंकि उसका गुण है रुक्ष। तो ये सारा तो सिंपल सा अगर इसका गुण याद रखना, तो आप याद कीजिएगा, वायु को याद कीजिएगा। क्यों, क्योंकि वायु और आकाश से ही बना है। देखिए सब चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भाई साहब,
कि इसका गुण होता है रुक्ष। रुक्ष मतलब कि रूखा शरीर होगा, है ना। मॉइस्चराइजर बार बार लगाना पड़ेगा, पूरा एकदम लभेड़ लभेड़ के मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप समझ जाइए कि आप वात प्रकृति के लोग, वात प्रकृति के आदमी हैं आप। फिर अगर छोटा कद होगा, समझिएगा ये हाइट का मतलब मजाक नहीं उड़ा रहे भाई साहब। अगर छोटा कद होगा, अक्सर क्या होता है भाई साहब हंस इसलिए रहे कि मेरा थोड़ा सा कद लंबा है खैर, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर छोटा कद होगा, है ना, शरीर रूखा होगा, छोटा कद होगा, तो समझ जाइए कि वात प्रकृति का है। तो ध्यान से देखेगा, छोटा कद वाला होते हैं ना तो बहुत जल्दी जल्दी में होते हैं, बहुत तेज चलते हैं, क्योंकि वात प्रकृति है, तेज चल जाएंगे क्यों, क्योंकि मूवमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो वो छोटा कद वाले होंगे, उनकी एड़िया जो होता है, एड़िया किसको बोलते हैं, जो पैर का है ना, तो उसका एड़िया जो फटी फटी रहेगा, क्यों, क्योंकि उसका स्किन क्या रुक्ष है ना, मतलब कि रूखा रूखा है, और उसका आवाज जो है ना रूखा हुआ आता है, सब चीज रूखा रूखा होता है ना। सिंपल सा ही रुक्ष का बात हो रहा है। लाइट मतलब कि लघु, चंचल चाल होगा, चंचल मन होगा, सब चीज चंचल चंचल होगा, मतलब चलेगा तो एकदम तेजी से चलेगा, तेजी से ऐसे चलेगा, है ना। तो ऐसा सिचुएशन होगा तो समझ जाइए कि वात प्रकृति के है। और जबकि हम लोग कप पढ़ेंगे तो कप में क्या होगा, एकदम धीरे धीरे चलेगा, एकदम ऐसे 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 चलेगा, एकदम आराम से, तो वो कप प्रकृति का है। तो वही बुरा है कि चंचल चाल होगा, चंचल मन होगा। फिर बुरा है कि चल मतलब कि मोबाइल देखिए, सब चीज उसी से रिलेटेड है। बुरा है कि अस्थिर आंखें, जोड़, बहुत बोलना। तो देखिए समझिएगा, आपका दोस्त को देखेगा ध्यान से, अगर दोस्त कभी इधर देखता, कभी उधर देखता, कभी इधर देखता, मतलब कि एक जगह रुक ही नहीं रहा है, उसका आंख भी इधर उधर घूम रहा है, घूमता तो खुद भी है, समझिएगा, तेज वो चलता है, उसके साथ साथ उसका आंख भी तेज चल रहा है। तो समझ जाइए कि मूवमेंट ज्यादा हो रहा है। मूवमेंट ज्यादा हो रहा है तो मतलब कि वात प्रकृतिक है। इसके साथ बोल रहा है कि बहुत बोलेगा, तो देखिए ज्यादा बोलेगा, तो बोलना क्या है, मुंह का मूवमेंट है, और मुंह का मूवमेंट ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वात प्रकृति है, और वात का काम क्या है, चलना काम है। तो देखो लॉजिक से याद करोगे तो सब चीज याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं कि जो लिखा वही लिखना है एग्जाम में, आपको जो याद आए उस समय उसको लिख दो, आराम से आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर बोला कि शीघ्र, देखो हर चीज में शीघ्र होगा, जल्दी गुस्सा होगा, जल्दी काम होगा, जल्दी भूलेगा, हर चीज जल्दी जल्दी इसका काम है, क्योंकि फास्ट पे डिपेंड करता है, ये रुकता नहीं है। तो जल्दी गुस्सा हो जाएगा, कोई बात बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा, फिर बहुत जल्दी आराम से शांत भी हो जाएगा। ओवर थिंक बहुत करता है, ध्यान रखिएगा, वात प्रकृति के जो लोग होता है ओवर थिंक खूब करेगा, छोटी छोटी बात पर खूब थिंकिंग करेगा, है। तो ये सब थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करना भी एक तरह का इसका गुण है। तो बोला जल्दी काम होगा, काम मतलब आराम से शांत होगा, और फिर जल्दी भूल भी जाएगा, बोला शॉर्ट मेमोरी होता है, जल्दी याद भी हो जाएगा। याद रखेगा, वात प्रकृति के लोग वाले को बहुत जल्दी याद हो जाता है, जल्दी भूल भी जाता है। फिर बोला है कि शीत, सर्दी सहन नहीं होता है, और कप कपी होता है, उसको सर्दी सहन नहीं होता है। याद रखेगा कि अगर सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी लग रहा है, कप कपी हो रहा है, या फिर उसको बॉडी को टच करके देखेगा, अगर उसका बॉडी को टच कर रहा है, वो ठंडा ठंडा फील हो रहा है, तो समझ जाइए कि एक चीज है, वात प्रकृति के लोग हैं। तो ये सब चीज समझ में आया। विशद, विशद मतलब कि भाई सब समझ जाइएगा कि एक तरह का स्लिमिंग, है ना, जहाँ पे लिखा सॉरी नॉन स्लाइम, मतलब कि उसका बॉडी में नॉन स्लाइम होगा। नॉन स्लाइम सिंपल सा अगर अपन भाषा में बताएं तो सिंपल सा समझिए कि सनेबल फ्लूइड, उसका सनेबल फ्लूइड थोड़ा सा कम होगा, उसके बोन के जॉइंट्स में सनेबल फ्लूइड कम होगा, क्यों, क्योंकि उसका रुक्ष गुण है ना, सूखा सूखा गुण है। इसे तो देखते हो कि जो वात प्रकृति के लोग होते हैं, जो बुढ़ापा जब आता है तो उनका पैर हाथ तो बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, क्यों, क्योंकि वात प्रकृति बढ़ जाता है। बुढ़ापा में ऐसे भी वात प्रकृति बढ़ गया, और वात प्रकृति पहले जाता है तो उसको ज्यादा दिक्कत होगा जोड़ों में, ठीक है ना। तो ये सब चीज अगर ऐसा है तो आप समझ जाइए कि ये वात प्रकृति के लोग हैं। फिर इसके साथ साथ देखिएगा सपना, देखो कितना मस्त आयुर्वेदा है, यहाँ तक सपना से भी डिसाइड कर रहा है कि किस प्रकृति के लोग हैं। तो अगर सपना अगर आपको आकाश में उड़ना, पहाड़ों पर चलना, तो देखो ध्यान से, यहाँ भी चलने से रिलेटेड काम है। उड़ना क्या है, एक तरह का मूवमेंट है, चलना क्या एक तरह का मूवमेंट है। तो सपना भी कैसे आ रहा है, मूवमेंट से रिलेटेड आ रहा है। चल भी फास्ट रहे हो, जिंदगी रियल लाइफ में भी चल रहे हो और सपना में भी चल रहे हो। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप वात प्रकृति के हैं, तो सपना भी ऐसा आता है। दूसरी बात, प्रतीक क्या है, मतलब कि हम लोग जानवर से पहले के जो आचार्य थे, जानवर से चीजों को जोड़ देते हैं। तो ऐसा जानवर को जोड़े, मतलब कि वात प्रकृति के कैसे जानवर होते हैं उससे जोड़ रहे हैं कि ऐसा जानवर होगा जो बहुत तेज दौड़ता है या फिर चलता है, तो जिसको बोल रहे हैं कि बकरी, खरगोश और ऊंट, ये सब जितना भी है ना वात प्रकृति से रिलेट किया जाता है जानवर को। तो आप जरूर प्रतीक भी लिखेगा एग्जाम में कि किससे प्रतीक है, मतलब कौन सा जानवर का प्रतीक है सब। और इसके बाद इसका जो अल्प बल होता है, मतलब बहुत ज्यादा बलवान नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सब पतला लोग होता है। याद रखिएगा, वात प्रकृति के लोग पतला होता है, ज्यादा मोटा नहीं होते, कितनों खा रहे हैं मोटा नहीं हो रहे हैं। और कप प्रकृति लोग थोड़ा हवा भी पी लेंगे, हवा भी खा लेंगे तो तुरंत ही मोटा हो जाएंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, अल्प बल होता है और अल्प वायु होता है, मतलब कि कम दिन तक जिंदा रहेंगे। तो ये तो बड़ा खराब वाला बात हो गया भाई साहब। क्या कोई देख रहा होगा, मान लीजिए सब चीज मैच कर गया और वात प्रकृति निकल गया, तो बोले कि भाई थोड़ा खराब बात हो गया, कम ही दिन जिएंगे। तो इस सब पर ध्यान मत दीजिए।
जिंदगी डिपेंड नहीं करता भाई साहब कितना दिन तक जीते हैं, डिपेंड करता है आप क्या करते हैं, है ना। तो कुछ बेहतर कीजिएगा तो आपको बहुत दिन तक याद रखा जाएगा। खैर ये सब बात अलग है। तो इसी तरह से आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं साहब। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे पढ़ते रहिए और जिंदगी में कुछ बेहतरीन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।